हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग लेक्चर 4 करते हैं हमारे करेंट अफेयर्स के सीरीज में। ये उन सब बच्चों के लिए है जो यूपीएससी इस बार लिखने जा रहे हैं। हमारा कंटेंट देख लीजिए, टोटल 3 लेक्चर अभी तक जा चुका है, देख सकते हैं आप कैसे हमने कंप्लीट कराया है। और अदर स्टेट पीसीएस भी पढ़ सकते हैं क्योंकि डेफिनेटली यूपीएससी पैटर्न क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। अब न्यूज़ में क्या है, देखो ये द हिंदू का है एडो ट्रैक। एडो ट्रैक से आप एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं पता कर सकते हो किसके बारे में, और ऐसे ही टर्म यूपीएससी का फेवरेट है। ठीक है, देखो आईआईटी बम्बई ने इसको डेवलप किया है और सिंपल आसान भाषा में समझे तो ये एक वाटर पॉल्यूटेंट डिटेक्टिंग डिवाइस है। वाटर में जो है ना, वाटर अगर पॉल्यूट है कि नहीं है ये उसको डिटेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड एरो ट्रैक। ठीक है, उसके साथ साथ ये हार्मफुल एरोमेटिक जेनोबायोटिक पॉल्यूटेंट्स को ये आइडेंटिफाई करता है, फॉर एग्जांपल फेनॉल और बेंजीन टाइप का, ठीक है, जो वाटर में प्रेजेंट होते हैं। दिस डिवाइस इनकॉर्पोरेट्स एज अ बायोसिंग, तो बायोसेंसिंग इसमें लगा रहता है, बायोसेंसिंग मॉड्यूल लगा रहता है जिसको हम लोग MOPR भी बोलते हैं। तो बायोसेंसिंग मॉड्यूल का मतलब ये होता है कि बायोलॉजिकली जो सेंसिंग करेगा वाटर पॉल्यूटेंट को, जिसके थ्रू पता चलेगा कि इसमें कितना हार्मफुल एरोमेटिक जेनोबायोटिक पॉल्यूटेंट्स है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान पर रखना है। ये हाईली सेंसिटिव सेंसर होता है, स्पेशलाइज इन फेनॉल डिटेक्शन। तो ये फेनॉल डिटेक्शन जो है ना उसको ये डिटेक्ट करता है, बायोसेंसिंग मॉड्यूल। इस बात को समझने की जरूरत है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्राइब जो है ना, फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का। ट्राइब के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो एक देखो जारावा ट्राइब है जो फर्स्ट इंटर्स इलेक्ट्रल प्रोसेस इन्होंने वोट दिया है और हिस्टोरिक स्टेप है। ये अंडमान निकोबार आइलैंड में पाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है, और ये दो न्यूज़पेपर में आया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब आप देखोगे जारवा ट्राइब को तो ये इंडिजीनियस ट्राइब है, उस कहाँ का, अंडमान और निकोबार का। ठीक है, उसके साथ साथ ये पीबीटीजी ग्रुप है। पीबीटीजी मतलब होता है पार्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। इसका मतलब ये है कि अगर कोई ये ट्राइब का समूह है, उसमें और भी जो वनरेबल ट्राइब होंगे और भी जो लीस्ट डेवलप्ड ट्राइब होंगे, दैट इज कॉल्ड पीबीटीजी। तो ये पीबीटीजी कहलाएंगे, ये जानने की जरूरत है। ठीक है, इनका जो इनहैबिटेशन होता है पार्ट ऑफ द मिडिल अंडमान एंड साउथ अंडमान, अंडमान के जो पार्ट है ना उसमें जो मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान है उसमें मेनली ये रहते हैं। ठीक है, ये डिसेंडेंट है किसके, जैंगिल ट्राइब के डिसेंडेंट है। ये भी ध्यान रखने की जरूरत है, विच आर नो एक्सटिंक्ट, वो जब खत्म हो गए वो, ठीक है, जिसके ये डिसेंडेंट है। उसके साथ साथ क्या ध्यान पे रखना है, न्यूज में क्या है, KFD का मतलब होता है कैसनोर फॉरेस्ट डिजीज, KFD। और इसका नाम जो है ना, ये नाम से आप बता ही नहीं सकते ये क्या है। फॉरेस्ट डिजीज है, फॉरेस्ट डिजीज आपको लग रहा है, लेकिन जब आपको एग्जाम में पूछेगा तो इसको कहना क्या है कि एक मंकी फीवर है। उसके साथ साथ टिक बॉर्न वायरल हेमोग्राफिक डिजीज है, ये हेमोग्राफिक डिजीज है। ये दोनों टर्म आपको ध्यान पे रखो। मेरा हमेशा से मानना है कि कीवर्ड पे जरूर फोकस करना है, मंकी फीवर और हेमोग्राफिक डिजीज है। ठीक है, मोस्टली फाउंड इन सदर्न इंडिया, तो मोस्टली फाउंड इन सदर्न इंडिया, इसको भी ध्यान पे, मोस्टली वर्ड पे देखना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सदर्न इंडिया में, मोस्टली फाउंड इन सदर्न इंडिया। ठीक है, फर्स्ट रिपोर्टेड फ्रॉम द कैसनोर फॉरेस्ट ऑफ कर्नाटका, तो फर्स्ट टाइम कर्नाटका में ही डिटेक्ट किया गया, इस फॉरेस्ट में डिटेक्ट किया गया, इसलिए इस फॉरेस्ट के ऊपर इस डिजीज का नाम रखा गया। ये फैमिली जो है ना, ये फ्लैबीरेडी के फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनका जीनस जो है ना फ्लैबी वायरस है, ये भी साथ रखने की जरूरत है। इसमें कोई पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन नहीं होता है, अब मेनली इसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया ने क्या पास किया, ऑस्ट्रेलिया जो है ना वर्ल्ड का फर्स्ट है जिन्होंने अंडर 16 को सोशल मीडिया से सेफ्टी के टर्म से उसको क्या करा है कि एक लॉ पास कर दिया है कि ताकि 16 साल से कम लोग बच्चे जो है ना सोशल मीडिया पे ना आ सके, ऐसा इनका बिल पास हुआ। बिल पास अमीड वार्निंग दैट प्रोसेस हैज बीन रश दैट द बैन कुड बी पुश्ड टीनेजर्स टुवर्ड्स द डार्क वेब और इनटू आइसोलेशन। तो डार्क वेब वगैरह से और खासकर सोशल मीडिया से इनको सेफ्टी कंसर्न से लेते हुए इनको दूर रखा गया। ठीक है, अब देखो एग्जाम में अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज सबल 20, सबल 20 से आपको एग्जाम में नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर आप पढ़ के जाओगे तो डेफिनेटली कर पाओगे। सबल 20 एक क्या है, लॉजिस्टिक ड्रोन है। लॉजिस्टिक का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरे ले जाना, दैट इज कॉल्ड लॉजिस्टिक। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो इसको अगर देखोगे ना, IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर ने इसको अनाउंस किया, मेजर एडवांसमेंट स्टील्थ टेक्नोलॉजी लॉन्चिंग मेटा मटेरियल सरफेस क्लोटिंग
सिस्टम, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे ना तो मेनली क्या है ना कि अगर इसका मैन्युफैक्चर देखोगे तो प्राइवेट कंपनी ने किया है, उनका नाम है इंड्योर एयर, ये ध्यान पे रखना है। साथ साथ ये अनमैन्ड हेलीकॉप्टर है। क्यों अनमैन्ड हेलीकॉप्टर? क्योंकि ड्रोन है ना, ड्रोन क्या होता है, हेलीकॉप्टर ही होता है, लेकिन अनमैन्ड व्हीकल है ना, अनमैन्ड व्हीकल है क्योंकि इसको उड़ाने के लिए किसी आदमी को अंदर बैठने की जरूरत नहीं है, वो रिमोटली कंट्रोल होता है बेस्ड ऑन द वेरिएबल पिच टेक्नोलॉजी। तो इसके अंदर वेरिएबल पिच टेक्नोलॉजी, ये भी ध्यान पे रखना, फॉर एरियल लॉजिस्टिक, ठीक है। एरियल लॉजिस्टिक के लिए इस तरह का वो दिखता है। लॉजिस्टिक का मतलब ही होता है कि एक जगह से दूसरी जगह सामान को, गुड्स को ले जाना। और इसके पास क्या एक टेक्नोलॉजी है, तो इनके पास वीटॉल टेक्नोलॉजी, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग टेक्नोलॉजी है। ये भी ध्यान रखना है क्योंकि इसमें मल्टीपल ऑप्शन में ऐसे टेक्नोलॉजी का नाम आपको दे देगा, ठीक है। अब देखो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स आया है जिसमें इंडिया का पोजीशन अच्छा है क्योंकि इंडिया का पोजीशन अब 49th है, पहले कितना था, 60th पोजीशन था, तो ये अच्छी बात है। इसको थोड़ा देखते हैं, 133 इकोनॉमिक्स इसमें पार्ट लेते हैं। इसके 4 पिलर है। कौन कौन से पिलर है? तो टेक्नोलॉजी हो गया, पीपल हो गया, गवर्नेंस हो गया और इम्पैक्ट हो गया, ये ध्यान रखने की जरूरत है। उसके बाद इसको कौन पब्लिश करता है? इसको पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट जो है ना इसको पब्लिश करता है। और इंडिया का रैंक जो 60 था, 60वां रैंक था 2023 में, उनका जो पॉइंट था 49.93 था, उनका पॉइंट अब इंप्रूव हो गया, दैट इज कॉल्ड हो गया है 56.63, उनका रैंक 49th भी हो गया 2024 में, ठीक है। लेकिन इनका रैंक 49th जरूर हुआ, लेकिन कुछ चीज़ों में इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है। जैसे आप देखोगे इनका रैंक 1 है किसमें? एआई साइंटिफिक और पब्लिकेशन में, आईसीटी सर्विस एक्सपोर्ट में, इसमें इनका रैंक 1 है, ठीक है। उसके साथ साथ इनका सेकंड रैंक किसमें है? एफटीटीएस, दैट इज कॉल्ड बिल्डिंग इंटरनेट सब्सक्रिप्शन में इनका सेकंड रैंक है। थर्ड रैंक इसमें किसमें है? तो डोमेस्टिक मार्केट स्केल में इनका थर्ड रैंक है। और फोर्थ रैंक किसमें है? एनुअल इन्वेस्टमेंट इन टेलीकम्युनिकेशन सर्विस में इनका फोर्थ रैंक है। तो देखो ओवरऑल इनका 49th रैंक है, लेकिन कुछ चीजों में इनका रैंक 1 2 3 4 भी है। उसके साथ साथ देखोगे तो इंडिया का जो सेकंड रैंक है इन द ग्रुप ऑफ लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में, तो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में इंडिया का रैंक 2 है, मतलब जो भी लोअर मिडिल इनकम कंपनीज है उसमें कंट्रीज है उसमें रैंक 2 है, ओवरऑल 49th है। इस बात को समझने की जरूरत है। आफ्टर वियतनाम, मतलब वियतनाम फर्स्ट पे और सेकंड पे इंडिया है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है सरफेस हाइड्रोकाइनेटिक टरबाइन टेक्नोलॉजी। अब एक चीज बताओ, इसको हम लोग SHKT भी बोलते हैं। और एक बात समझो कि हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का कैपेसिटी तो था ही, हम डैम बनाते थे और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते थे, डैम में वाटर को स्टोर करते थे, फिर इस वाटर को छोड़ते थे और जो टरबाइन होता है वो घूमता था, उस वाटर के प्रेशर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाता था। लेकिन क्या जरूरत पड़ा सरफेस हाइड्रोकाइनेटिक टरबाइन टेक्नोलॉजी का, जरूरत क्यों पड़ा? तो ये समझने की जरूरत है, ये बिल्कुल अलग है उससे। इसमें हम पढ़ते हैं, बताते हैं इसमें क्या होता है। ये मेनली सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो है ना हैड रिकॉग्नाइज्ड SHKT टेक्नोलॉजी अंडर द हाइड्रो कैटेगरी टू ड्राइव द इनोवेशन एक्सप्लोर द अल्टरनेट टेक्नोलॉजी। अल्टरनेट टेक्नोलॉजी किसका? हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक इसमें हम लोग डैम बनाते हैं। देखो जो कन्वेंशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम होता है ना वो डैम और रिजर्वियर्स का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि हम वाटर का स्टोर करते हैं फिर पानी को छोड़ते हैं। लेकिन SKT जो है ना वो डायरेक्टली नेचुरल वाटर बॉडीज पे होता है, जो बहता हुआ पानी है ना उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। जैसे रिवर हो गया, टाइडल स्ट्रीम हो गया, ओशियन करंट हो गया, इन सब से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। मतलब जो बहता हुआ पानी है ना रिवर का, उसी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, उसी के प्रेशर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। तो ये अच्छा इनोवेशन है, ठीक है। SHKT टेक्नोलॉजी एन इनोवेटिव अप्रोच टू हार्सनिंग द KE काइनेटिक एनर्जी फ्लोइंग ऑफ वाटर फॉर पावर जनरेशन। तो उससे कनेक्ट, ऑब्वियस बात है, जो भी चीज चल रहा है ना, जो भी पावर, जो भी वाटर का फ्लो है ना, दैट इज कॉल्ड कनेक्टिव एनर्जी। वाटर में कनेक्टिव एनर्जी है तभी तो चल रहा है वो, ठीक है। उसके साथ साथ उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे किसमें? उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे इलेक्ट्रिसिटी में। तो ये अच्छा बात है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया कैंपेन चलाया जा रहा है, उसको हम एक और नाम देते हैं बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन, ठीक है। ये लॉन्च किसने किया? तो MOCWD। MOCWD का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड वुमेन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है, टू एलिमिनेट चाइल्ड मैरिज इन इंडिया। इनका काम है कि हम चाइल्ड मैरिज को एलिमिनेट कर दे, ठीक है। और देखो इसमें सात हाई बर्डन स्टेट में फोकस किया गया। कौन कौन सा स्टेट है? तो वेस्ट बंगाल अपना, बिहार है, झारखंड है, राजस्थान है, त्रिपुरा है, असम है, आंध्र प्रदेश है। तो इन सब स्टेट सारे देखो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के ही स्टेट है, साउथ का नहीं है कोई। तो इन सब में जो इसमें क्या कराया जाएगा? एंटी चाइल्ड मैरिज कैंपेन चलाया जाएगा, विल फोकस ऑन 7 हाई बर्डन स्टेट। लेकिन उसके साथ साथ 300 हाई बर्डन डिस्ट्रिक्ट भी है, उसमें भी ये कैंपेन चलाया जाएगा। इनका मेन लक्ष्य क्या है? टू रिड्यूस द चाइल्ड मैरिज रेट बिलो द 5% बाय 2029 तक जो चाइल्ड मैरिज का रेट है उसको हम 5% से नीचे ला देंगे, ये इनका लक्ष्य है। और दिस मे बी क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। टू इसका मेन देखो चाइल्ड मैरिज
फ्री भारत पोर्टल भी ओपन किया गया। उसमें क्या किया जाएगा, तो अवेयरनेस को रेज किया जाएगा, बताया जाएगा। उसके साथ जो भी अगर ऐसा चाइल्ड मैरिज का केस हुआ उसको रिपोर्ट किया जा सकता है उसके थ्रू, और मॉनिटरिंग प्रोग्राम भी प्रोग्रेस भी देखा जाएगा कि क्या प्रोग्रेस हो रहा है चाइल्ड मैरिज में, क्या रेट जो है ना पर ईयर घट रहा है कि नहीं घट रहा है। ठीक है, अगर मान लो आप एग्जामिनेशन में बैठे हुए हो और आपसे पूछ दिया कि व्हाट इज प्रेसिडेंट कलर्स, तो प्रेसिडेंट कलर से तो आपको लगेगा हमारा प्रेसिडेंट है उसका कोई कलर है, तो आप एग्जाम में बिल्कुल नहीं पता कर सकते हो कि ऐसे ऐसे टर्म आपको जो आ रहा है ना ऐसे ऐसे टर्म पे ही आपको घुमाएगा। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं कि प्रेसिडेंट कलर जो है ना ये हाईएस्ट ऑनर है दैट कैन बी अवार्डेड टू एनी मिलिट्री यूनिट, किसी भी मिलिट्री यूनिट को ये अवार्ड दिया जाता है। तो सिंपल सा आसान भाषा में समझो तो प्रेसिडेंट कलर्स इज नथिंग बट अवार्ड। ठीक है, मिलिट्री ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट को दिया जाता है और स्टेट और यूटी पुलिस फोर्सेस को भी दिया जाता है, ये भी समझने की जरूरत है। उसके साथ साथ क्या है, ऑल्सो नोन एज राष्ट्रपति का निशान, इसको हम राष्ट्रपति का निशान से भी समझते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया तो बहुत सही है। ठीक है, देखो बाल्टिक सी जो है ना वो न्यूज में, और इसको कोट हमारे पीएम ने भी किया है, तो इसको पढ़ने की जरूरत है। बाल्टिक सी हमें आना चाहिए। जब हम बाल्टिक सी को देखते हैं तो हम पहले ये देखेंगे इसके चारों तरफ कौन कौन सा कंट्री है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद और भी इसके जो फैक्ट है उसको देखेंगे। देखो स्वीडन हो गया, तो स्वीडन यहाँ भी बड़ा कंट्री है तो स्वीडन को एक ही मानेंगे। उसके साथ साथ फिनलैंड हो गया, रसिया हो गया, इस्टोनिया हो गया, लैटविया हो गया, लिथुआनिया हो गया। ठीक है, उसके साथ पोलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, डेनमार्क हो गया। ये सारे कंट्री आपको याद होने चाहिए और इसको बार बार देखोगे, नहीं होता तो डब्बा बना लो, बाल्टिक सी लिख लो, ऐसे ऐसे बना लो, एक दो बार देखो आपको याद रहेगा। ठीक है, कोई मेनोमिक्स बनाने की जरूरत नहीं है। कुछ इसके अंदर गल्फ भी है, इंपॉर्टेंट गल्फ भी है, जैसे गल्फ ऑफ बोथनिया, उसके बाद गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ रीगा। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि किसका क्या गल्फ है। ठीक है, ये भी पूछेगा आपसे। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे गल्फ ऑफ जिनास है। ठीक है, GDANSK है, पता नहीं इसको क्या पढ़ेंगे, तो ये है, उसको आपको ध्यान पे रखना है। अगर मैं आपको एक फैक्ट बताऊं ना, अगर मैं आपसे पूछूं ये बे ऑफ बंगाल है, ये आपका अरेबियन सी है, इन दोनों में अगर हम आपसे पूछे तो इसमें से कौन सबसे ज़्यादा सॉल्ट है, किसमें सॉल्ट सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज करो, लेकिन आपने ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ा तो आप बिल्कुल जवाब दे पाओगे, और कमेंट बॉक्स में दो भी। ठीक है, देखो बे ऑफ बंगाल जो है ना लेस साल्टियर देन अरेबियन सी। ठीक है, ऐसा क्यों है कि मोस्ट ऑफ द रिवर जो है ना वो देखो आप पूरा का पूरा रिवर जो है ना वो ईस्ट फॉलोइंग रिवर है। तो ईस्ट फॉलोइंग रिवर जो है ना वो क्या करता है, बहुत सारा क्या करता है, इन्फ्लक्स ऑफ वाटर डाल देता है। इन्फ्लक्स ऑफ वाटर मतलब फ्रेश वाटर डाल देता है। फ्रेश वाटर डालने के कारण क्या होता है, इसका सैलिनिटी कम हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक ग्लास में नमक और पानी वाला है उसमें हम फ्रेश वाटर डाल देंगे तो सैलिनिटी कम हो जाएगा ना, पियोगे तो कम लगेगा। ठीक है, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। लेकिन अरेबियन सी में कम जाता है, इसलिए इधर ज्यादा आपका क्या है, ज्यादा सॉल्टी वाटर है देन बे ऑफ बंगाल। ऐसे ही क्या होता है ना, जो बाल्टिक सी है ना उसमें बहुत ज्यादा इन्फ्लक्स ऑफ वाटर होता है रिवर के कारण, तो ये कम, जो जितने भी आप देखोगे ना सैलिनिटी लेवल्स आर लोअर देन द दैट ऑफ वर्ल्ड ओशन। वर्ल्ड का जो ओशन है उसमें इसमें इसका जो सैलिनिटी लेवल है वो बहुत कम है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स ऑफ वाटर होता है। ध्यान से देखो, ये सब यहाँ से रिवर वगैरह जाता है तो इसको कम कर देता है। और बाल्टिक सी के बारे में और फैक्ट देखोगे तो सेमी इंक्लोज इनलैंड सी है, ये लोकेटेड इन नॉर्दर्न यूरोप में है, और इनलैंड सी भी इसको बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आर्म ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ओशन, तो ये ध्यान पे रखना है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन का ये आर्म है, क्योंकि देखो यहाँ नॉर्थ अटलांटिक है, फिर ऐसे घूम के आओगे तो यहाँ बाल्टिक सी आपको मिलेगा। और ये जो अटलांटिक ओशन है इसको जो कनेक्ट होता है बाल्टिक सी का, वो डैनिश स्ट्रेट के थ्रू होता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया बाल्टिक सी, ये हो गया आपका क्या हो गया अटलांटिक सी, और ये कनेक्ट जो होता है अटलांटिक ओशन ऐसे कनेक्ट होता है। तो ये ध्यान पे रखने की जरूरत है कि अटलांटिक ओशन के साथ कैसे कनेक्ट होता है, किस स्ट्रेट के थ्रू कनेक्ट होता है। ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट ब्रैकिश इनलैंड वाटर बॉडी है, ये इंपॉर्टेंट है। ब्रैकिश क्यों है, तो देखो ना सॉल्टी नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान पे रखना, ब्रैकिश इनलैंड है, तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, तो ये जानने की जरूरत है। अगर आप पूछोगे कि ब्रैकिश वाटर क्या होता है सर, तो ब्रैकिश वाटर इज ए मिक्सचर ऑफ फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर। इतना समझ लो, इतना काफ़ी है, क्योंकि देखो हमने क्या बोला कि अगर ब्रैकिश वाटर, इसका मतलब ये सॉल्ट नहीं होगा, क्योंकि ब्रैकिश वही होता है जिसमें फ्रेश वाटर का मिक्सचर होता है सॉल्ट वाटर के साथ। तो हमने बताया बहुत सारा रिवर इसमें फ्लक्स करता है। तो कौन सा मेन रिवर है, कौन सा लार्जेस्ट रिवर है जो इसमें ड्रेन करता है, तो वो याद रखने की जरूरत है। दैट इज कॉल्ड नीवा। नीवा एक सबसे लार्जेस्ट रिवर है। लार्जेस्ट रिवर किसका, इस ओशियन में, इस सी में जो पानी डालता है रिवर, तो सबसे बड़ा रिवर
जो इस बाल्टिक सी को कनेक्ट करता है वो होता है नीवा। ये ध्यान रखने की जरूरत है। उसके साथ साथ गोटलैंड है जो ऑफ कोस्ट ऑफ स्वीडन में है और लार्जेस्ट आइलैंड इन द बाल्टिक सी है। तो ये ध्यान पे रखना कि लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है बाल्टिक सी का, तो वो क्या है, गोटलैंड, दैट इज अ पार्ट ऑफ स्वीडन। ठीक है, तो इतना होलिस्टिक वे में पढ़ोगे ना तो कुछ भी नहीं छूटेगा। ये पूरा मैपिंग है और हमने कोशिश किया कि हम अपना बेस्ट दे। आई होप कि आप समझ पा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जो सैरेक्स 24 है वो क्या है, डिफेंस मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया 11th नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज एंड वर्कशॉप इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफ कोची। तो वहां पे सर्च एंड रेस्क्यू का इनका एक्सरसाइज हुआ है। ठीक है, वर्कशॉप हुआ है, ये जानने की जरूरत है। यही आपसे पूछ सकता है कि सैरेक्स 24 क्या है, और यही आपको स्टेटमेंट दे देगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। बहुत से बहुत थीम पूछेगा आपसे, तो थीम क्या है, इनहेंसिंग सर्च एंड रेस्क्यू कैपेबिलिटीज थ्रू द रीजनल कोलैबोरेशन। तो ये ध्यान पर रखना है, रीजनल कोलैबोरेशन के साथ, मतलब जो रीजनल है वहाँ पे उनके साथ कोलैबोरेट करके सर्च एंड रेस्क्यू का कैपेबिलिटी का एक्सरसाइज किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंडियन केमिकल काउंसिल विन 2024 OPCW द हेग अवार्ड। अब हमको ये समझ में आना चाहिए भाई OPCW क्या है, तो हम लोग डिटेल में देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन्स एट हेग। तो इसका हेड क्वार्टर हेग है, इसलिए हम लोग इसको हेग अवार्ड भी बोलते हैं, एट हेग भी बोलते हैं। और ये हेग कहाँ पे, नेदरलैंड में है। और OPCW का क्या फुल फॉर्म है कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोवाइड करता है केमिकल वेपन्स को। ये भी याद रखने की जरूरत है। जो हेग अवार्ड है वो कोलैबोरेशन विद द म्युनिसिपैलिटी ऑफ द हेग इन 2014। तो म्युनिसिपैलिटी के साथ इनका कोलैबोरेशन, इसलिए हेग अवार्ड भी इसको बोलते हैं। दूसरा क्या याद रखना है, टू अचीव द वर्ल्ड फ्री केमिकल वेपन्स। तो इनका OPCW का क्या एम है कि हम वर्ल्ड को केमिकल्स फ्री कर दे, ये इनका कंसर्न है। रेसिपेंट ऑफ द अवार्ड रिसीव मेडेलियन, जिनको भी रिसीव मिलता है, जैसे इंडिया को मिला है, इंडियन केमिकल जो काउंसिल है इसको मिला है। तो देखो जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको OPCW भी पता होना चाहिए, इंडियन केमिकल काउंसिल भी पता होना चाहिए। यही होलिस्टिक भी होता है, ऐसा नहीं पता होना चाहिए अवार्ड मिल गया हम छोड़ दिए। UPSC है भाई, घुमा देगा आपको। ठीक है, तो हम हर चीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो जिसको भी अवार्ड मिलता है, और अवार्ड भी पूछ देगा कि अवार्ड में क्या क्या मिलता है, तो मेडल मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है, उसके साथ साथ शेयर ऑफ 19,000 यूरो अवार्ड फंड। ठीक है, तो इतना पैसा भी मिलता है, ये भी याद रखने की जरूरत है। जब आप OPCW को देखोगे तो OPCW इज द इम्प्लीमेंटिंग बॉडी ऑफ केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। तो एक CWC एक है, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन है, उसको इम्प्लीमेंटिंग बॉडी कौन है उसका, तो OPCW है। तो सबसे पहला बात यह है कि केमिकल वेपन्स कन्वेंशन क्या है ये भी जानने की जरूरत है। इसी को हम लोग बोलते हैं हॉलिस्टिक वे में पढ़ना। एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है दैट बैन्स केमिकल वेपन्स, ऐसा जो केमिकल वेपन्स को बैन करता है, रिक्वायर्स देयर डिस्ट्रक्शन विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड फॉर द टाइम। तो किसी एक स्पेसिफिक पीरियड टाइम में उसका डिस्ट्रक्शन कैसे डिस्ट्रक्ट हो जाए, वो खत्म हो जाए, उसकी बातें करता है वो। उसके साथ उस पर बैन लगाता है केमिकल वेपन्स पे। और ये कब आया था, 29 अप्रैल 1997 में ये आया था। क्या आया था, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। देखो OPCW का अवार्ड 2014 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, लेकिन अब आप देखोगे तो CWC जो है ना वो 1997 में ही स्टार्ट हो गया था। और किसका पार्ट है, किसके अंदर इंप्लीमेंट होता है वो, तो OPCW के अंदर इंप्लीमेंट होता है। इसका विजन क्या है OPCW का, फ्री ऑफ केमिकल वेपन्स एंड ऑफ द थ्रेट ऑफ देयर यूथ। उसका थ्रेट भी जो है उसका, उससे जो थ्रेट है उसको भी खत्म करना है, और उसके साथ साथ फ्री केमिकल वेपन्स बनाना है, ये जानने की जरूरत है। OPCW अवार्ड जो है ना उसको नोबेल प्राइज कब मिला, OPCW को कब नोबेल प्राइज मिला, तो 2013 में मिला, ये जानने की जरूरत है। हम बात करें OPCW का, OPCW अवार्ड जो है ना वो 2014 में आया, ये जानने की जरूरत है। लेकिन OPCW का जो OPCW को कब मिला आपको नोबेल प्राइज, तो 2013 में मिला। ठीक है, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, हेग, नेदरलैंड में। तो इतना होलिस्टिक वे में समझोगे ना तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा एग्जाम में। ट्रस्ट मी, जो हम पढ़ा रहे हैं ना, ठीक है, आप जाके मैच कर लो, कोई भी पेड कोर्स पढ़ा रहा है उसके साथ भी। ठीक है, तो इंडियन केमिकल काउंसिल को आप जब पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि आपको इसको भी कवर करने की जरूरत है। आप सिर्फ OPCW पढ़ के नहीं जाओगे, ठीक है, आप ये भी पढ़ के जाओगे। ये इंडिया का एपेक्स नेशनल बॉडी है जो रिप्रेजेंट करता है इंडिया के अंदर जितने भी ब्रांचेज ऑफ केमिकल इंडस्ट्री है इंडिया में, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल वगैरह के अंदर नहीं आता, ये ध्यान रखने की जरूरत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑथराइज ऑल ICC ऑफिसेज। कहाँ कहाँ ICC ऑफिसेज है, तो मुंबई हो गया, न्यू दिल्ली, कोलकाता केमिकल चेन्नई में है। उसके साथ टू इश्यू द सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन फॉर द एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट करने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन का सर्टिफिकेट इशू करते हैं, तो ये जानने की जरूरत है। तो ये होलिस्टिक वे हो गया। अब देखो ना, आप इसको देखोगे तो न्यूज जो है ना PIB का है, ठीक है, और इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। तो उसके साथ साथ जब आपको सब कुछ लिखा हुआ तो हर वो चीज़ पे आपको फैक्टर पे ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि आप किसी
किसी एक फैक्टर को पढ़ लोगे अवार्ड किसको मिला, तो वो पूरा कंप्लीटनेस नहीं आएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा क्या मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो न्यूज़ में क्या है ना, बिनार स्पेस प्रोग्राम है। अब बिनार स्पेस प्रोग्राम किसका है, तो सबसे पहला बात ये पता होना चाहिए, और ये क्या है, ये दो चीज़ आपको जरूर पता होना चाहिए। यहीं से क्वेश्चन बनता है। जब भी ऐसे वेग टर्म आते हैं जो आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगेगा कि क्या कहना चाह रहा है, तो उसमें आपको ऐसे ही क्वेश्चन घुमा देता है। तो देखो सबसे पहला बस बिनार मतलब होता है फायरबॉल, ये द हिंदू कह रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ क्या ध्यान पे रखना है कि ये फर्स्ट नेशन पीपल ऑफ द पर्थ है। उसके साथ साथ ये तो कुछ नहीं है, आपको ये ध्यान पे रखना कि ऑस्ट्रेलियन सैटेलाइट्स है ये, जो कर्टिन यूनिवर्सिटी जो है ना ऑस्ट्रेलिया का, उन्होंने ये करा है बर्न अप इन द एटमॉस्फेयर। तो ये एटमॉस्फेयर में बर्न हो गया, उससे रिलेटेड है। इसकी ये सैटेलाइट रिसर्च प्रोग्राम है, ये याद रखना है। उसके साथ इनका एम क्या था, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोलर सिस्टम एंड द लोअर द बैरियर फॉर द ऑपरेटिंग स्पेस, सो दैट कि इनका काम क्या था कि कैसे सोलर सिस्टम वर्क करता, सोलर सिस्टम को अंडरस्टैंड करना था। उसके साथ साथ कैसे लोअर बैरियर फॉर द ऑपरेटिंग स्पेस, तो हमको जो अगर स्पेस में ऑपरेट करना है तो उसके बैरियर को हम कैसे कम कर सकते हैं, उसका स्टडी ये लोग कर रहे थे। तो आपको डेफिनेटली एग्जाम में अगर पूछेगा ना, तो पूछेगा बिनार स्पेस प्रोग्राम किसका है, नासा दे देगा, या फिर आपको यूएसए दे देगा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, चाइना या जापान दे देगा, ऐसे ऑप्शन देगा। या फिर आपसे पूछ सकता है कि बिनार स्पेस प्रोग्राम का क्या एम था। ठीक है, तो ऑप्शन दे सकता है कि सैटेलाइट रिसर्च प्रोग्राम दे देगा, या फिर सोलर सिस्टम को अंडरस्टैंडिंग दे देगा। तो यही सब चीज़ पूछेगा, और ट्रस्ट में पढ़ते समय आसान लगता है, अगर नहीं बिना पढ़े एग्जाम में बैठे तो वो पता ही नहीं चलता है। ठीक है, अब देखो द हिंदू में आया हाई एल्टीट्यूड सिकनेस। हाई एल्टीट्यूड सिकनेस के साथ साथ ना दो टर्म मैंने जब इसको पढ़ा इसको, तो मेरे को दो टर्म दिखे, एक है HAPE और एक है HACE। दोनों में क्या डिफरेंस है, एक है हाई एल्टीट्यूड प्लुमनरी एडिमा। ठीक है, जो एक तरह का कंडीशन हो जाता है किसी भी आदमी को, अगर मान लो एल्टीट्यूड सिकनेस है, एल्टीट्यूड मतलब किसी हाइट पे जाने पे जो सिकनेस है, डर जैसा जो आ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं। तो इन दोनों को हम लोग ऊपर पढ़ेंगे, पहले ऊपर क्या लिखा हुआ उसको देख लेते हैं। हाई एल्टीट्यूड सिकनेस और एक्यूट माउंटेन सिकनेस भी हम इसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड AMS। बॉडी कैन नॉट एसिमिलेटाइज टू हाई एलिवेशन, तो हाई एलिवेशन पे वो डर लगता है, ऐसा कुछ इसमें सिकनेस का बात है। जब भी आप एल्टीट्यूड मतलब जब भी हाइट इंक्रीज होता है ना, तो दो चीज़ कम हो जाता है, एक तो एयर प्रेशर, ऑक्सीजन। तो जब भी ऑक्सीजन का कमी होता है ना, तो आपको क्या होगा कि आप जोर जोर से ब्रीदिंग करोगे। ठीक है, और शॉर्टेज ऑफ O2 हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन। तो वो कंडीशन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोक्सिया। तो ये भी पता होना चाहिए कि जब भी हम पहाड़ पे जाते हैं तो कभी कभी दम फूलने लगता है। कम दम क्यों फूलने लगता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन का कमी है। जब भी आप ऊपर जाओगे ना, कभी एक सर्टेन हाइट पे जाओगे, तो एयर प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगा, तो आप जल्दी जल्दी सांस लोगे, हापोगे, तो दैट इज कॉल्ड हाइपोक्सिया। मतलब सांस लेने में दिक्कत हो जाएगा ना, तो क्योंकि शॉर्टेज ऑफ O2 होता है, तो कंडीशन को हम लोग हाइपोक्सिया बोलते हैं। अब दो टर्म है, हेप मतलब होता है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाता है, लाइफ ही थ्रेटनिंग हो जाएगा। वेयर फ्लूइड एक्यूमुलेट्स इन द लंग्स, तो कुछ फ्लूइड जो है ना वो लंग्स में एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है। तो ऑब्वियस बात है, जब भी लंग्स में कुछ फ्लूइड जमा हो जाएगा तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, क्योंकि लंग्स ही ऐसा चीज़ है, जब भी डीऑक्सीनेटेड आपका ऑक्सीजन आता है, तो लंग्स में क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, एक्सचेंज होता है, किसका, O2 और CO2 का। तो CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है, फिर वो कहाँ जाता है, वो हार्ट में जाता है, फिर हार्ट के थ्रू पंपिंग होता है, फिर पंपिंग के थ्रू पूरा बॉडी में जाता है। तो ये जानने की जरूरत है, हार्ट जो है ना सिर्फ पंपिंग मशीन है, हार्ट में ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं होता CO2 के साथ। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो होता है वो लंग्स में होता है। ठीक है, और लंग्स में ही अगर मान लो क्या हो जाएगा कि पूरा कोई फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो आप क्या कर पाओगे, आपका ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा बॉडी को, तो आप मरने की स्थिति में पहुंच जाओगे। तो ये जानने की जरूरत है। हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडिमा इसको बोलते हैं, फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। वेयर फ्लूइड्स कलेक्ट इन द ब्रेन, इसमें ब्रेन में हो जाता है, हेस में ब्रेन में हो जाता है, हेप में लंग्स में हो जाता है। डेफिनेटली पढ़ो, क्योंकि ये बिल्कुल चांसेस है एग्जाम में आने का, क्योंकि द हिंदू में साफ साफ आर्टिकल में लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो हायर एल्टीट्यूड में क्या होता है, बॉडी ट्राई करता है टू एडजस्ट बाय इंक्रीजिंग ब्रीदिंग रेट। अब बॉडी सांस नहीं ले पाओगे तो अपना ब्रीदिंग रेट बढ़ाओगे ताकि हमको ऑक्सीजन मिले, विच कॉजेज हाइपर वेंटिलेशन का कंडीशन हो जाता है एंड प्रोड्यूस मोर RBC। तो ऐसा क्या देखा गया कि जो भी पहाड़ पे लोग रहते हैं उनके पास रेड ब्लड सेल जो उनके पास ज़्यादा होता है, क्योंकि ऑक्सीजन लेना जल्दी ऑक्सीजन लेते हैं, तो RBC क्रिएट होता है। और टू कैरी ऑक्सीजन कैरी करने के लिए विच थिकेन्स द ब्लड स्ट्रेंथ एंड द हार्ट। ठीक है, स्ट्रेंथ द हार्ट का मतलब होता है कि हार्ट पे प्रेशर डालता है, ऑब्वियस सी बात है, थिक हो जाता है। क्या होता है, द विच थिकेन द ब्लड जो है ना, ब्लड थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है, उसके मोटा हो जाएगा। आप देखो ब्लड कभी भी ना ब्लड पतला होना चाहिए। ठीक है, तो सो डैट कि उसको हार्ट अच्छे से पंपिंग कर सके, हार्ट पे प्रेशर ना हो। ठीक है, लेकिन जब भी ऐसा सिचुएशन होता है तो ब्लड क्या होता है कि ब्लड मोटा हो जाता है, उसके कारण पंपिंग में प्रॉब्लम होता है और हार्ट पे क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। इसको जानने की जरूरत है।
तो ये भी एक तरह का बीमारी है आज के डेट में जो आ रहा है, तो ये हाई एल्टीट्यूड पे भी लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, लिपिड न्यूज में है तो लिपिड पढ़ते हैं। लिपिड क्या एक तरह का फैटी है, वैक्सी और ऑयली कंपाउंड है, दैट आर एसेंशियल टू मेनी बॉडी फंक्शन एंड सर्व एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग सेल। तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग सेल है, उसके साथ एक फैटी, वैक्सी और ऑयली कंपाउंड होता है, ये भी जानने की जरूरत है। रेगुलेट करता है हार्मोन्स को, उसके साथ साथ ट्रांसमिट करता है नर्व इम्पल्स को, क्वेश्चन ऑर्गेन्स एंड स्टोर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ बॉडी फैट। तो बॉडी में जो एनर्जी होता है ना, वो लिपिड जो होता है ना, फैट के फॉर्म में जमा होता है, ये जानने की जरूरत है। ये किसका पार्ट है? सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है। और इसके अंदर क्या होता है? कंपोज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स इसके अंदर होता है, और ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। तो किस में सॉल्युबल होता है जरूर बताना, कोई ये रिपीटेड है। लिपिड्स को मैं दोबारा बता रहा हूँ और ज़्यादा टर्म में ही बता रहा हूँ। लिपिड्स के 3 टाइप्स होते हैं, एक होता है फोस्फोलिपिड्स, एक होता है स्टेरॉल्स, एक होता है ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। जो स्टेरॉल्स होता है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, तो ये भी आप समझोगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी एक प्रॉब्लम है हाई बीपी का। तो ये भी न्यूज़ में आप देख लो कि बार बार चल रहा है, तो ये सब टर्म आपको जानने की जरूरत है। आपको पूछ सकता है जो एस्ट्रोल है वो किसका टाइप से, तो लिपिड्स का टाइप है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंडिया टू होस्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ कोऑपरेटिव। तो ये न्यूज़ में है, तो देखो इफ़को भी न्यूज में है, तो इस बात को समझते हैं। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस जो है ना, ICA नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल एसोसिएशन है, वो 1985 में बना था। एपेक्स बॉडी है किसका? जितने भी कॉपरेट्स है ना, कॉपरेटिव जो है ना, उसको रिप्रेजेंट करता है। कौन रिप्रेजेंट करता है? ICA। ठीक है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज कोऑपरेटिव लिमिटेड, इफ़को जो है ना, टेकन इनिशिएटिव टू होस्ट द ICA जनरल असेंबली एंड ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस। तो ICA जो है, इफ़को जो है ना, इफ़को जो अपना है फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, वो इनिशिएट लिया कि वो होस्ट करेगा ICA को। ICA मतलब इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस को, और जनरल असेंबली को, उसके जो जनरल असेंबली है उसके साथ साथ ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस को ये होस्ट करेगा। और ये जानने की जरूरत है कि इंडिया विल आल्सो मार्क द ऑफिशियल लॉन्च ऑफ द UN इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव। तो इंडिया ऐसे तैयारी में है कि वो लॉन्च करेगा इसी कॉन्फ्रेंस में, क्या? UN इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव। तो ये आपसे पूछ सकता है कि इंडिया ने जो अनाउंस किया UN इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव 2025, वो किस कॉन्फ्रेंस में किया है। तो आपको जानना है कि वो ICA और ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस जो हो रहा है ना, जो इंडिया होस्ट कर रहा है, होस्ट कौन कर रहा है? तो इफ़को कर रहा है, इंडिया का ही है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर वो कर रहा है। तो वो भी आपको जानने की जरूरत है। अगर हम थीम देखें तो थीम ऑफ कॉन्फ्रेंस क्या है? कोऑपरेटिव्स बिल्ड प्रोस्पेरिटी ऑफ ऑल। तो ये इसका थीम है, तो थीम भी जानने की जरूरत है। थोड़ा और एनर्जेटिक से हम पढ़ा सकते थे, लेकिन आपको आज हम थोड़ा कम एनर्जेटिक से पढ़ाएं क्योंकि एनर्जी डाउन है। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। ये हमारा 4th लेक्चर है करंट अफेयर्स का सीरीज में। हमने 2 साइंस एंड टेक भी डाल दिया, आज एक साइंस एंड टेक का और आ जाएगा। तो आप जाके देखो किस हॉलिस्टिक वे में हम पढ़ा रहे हैं। एक 4 लेक्चर को आप एक बार ना देखना, उसके PDF को देखना, टेलीग्राम ज्वाइन करके आपको समझ में आएगा किन किन टॉपिक को हम लोग टारगेट कर रहे हैं जो बिल्कुल अनसीन है। थैंक यू एवरीवन।